अब हमारे वीडियोस के व्यूअर्स के लिए कुछ खास फाइनेंशियल प्रो टिप्स की बात। सबसे पहले जब आप सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि मुसीबत कभी कहकर नहीं आती। ऑल राइट फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। कभी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड टर्न ले सकती है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के बारे में जो आपको हर मुश्किल घड़ी में संभालेगा। इमरजेंसी फंड। जरा सोचिए, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अचानक से कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाए। माने जॉब लॉस हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कार का मेजर ब्रेकडाउन हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम सामने आ जाए, तब ये फंड बनेगा आपका नाइट इन शाइनिंग आर्मर। अब आप पूछेंगे कि भाई ये फंड वगैरह क्यों जरूरी है? पैसे तो हमारे पास होते ही हैं। सिंपल है, क्योंकि मुसीबत कभी कहकर नहीं आती। Hey, what's going on? दोस्तों, यूएई एक अमेजिंग जगह है, लेकिन हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और अनप्रिडिक्टेबल जॉब मार्केट की वजह से एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है। इसी फाइनेंशियल फाउंडेशन का एक हिस्सा है ये इमरजेंसी फंड। ये इमरजेंसी फंड आपको काम जरूर आएगा। आइए देखें कैसे। फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह ये काम करेगा। जिंदगी के अनएक्सपेक्टेड कर्व बॉल जब आपकी तरफ आएंगे, तो इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई सामने खर्चा आ गया और आपको लगे कि मेरे पास कुछ पैसा है जिसका कि मैंने कुछ और इंतजाम कर रखा था, लेकिन अचानक से ही मुझे वो खर्चा किसी और चीज में करना पड़ रहा है, जैसे कि कार का ब्रेकडाउन हो गया, टायर चेंज करने पड़ गए, या कोई भी परेशानी, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती, करना पड़ जाए। तो ये सेफ्टी नेट अगर आपके पास आएगा, तो आपके पास कोई और जो आपके खर्चे आपने जोड़ रखे हैं, जिन चीजों के लिए आपने वेट कर रखा है, उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। स्ट्रेस रिडक्शन। So relaxing. हर सरप्राइज एक एक्सपेंस की तरह क्राइसिस नहीं बनेगा। सरप्राइज से मेरा मतलब है ऐसा सरप्राइज जिसमें आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास उसका कोई ना कोई, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सा जवाब जरूर होगा। डेट प्रिवेंशन। अगर कोई भी क्राइसिस होती है ना, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना पड़ेगा, कहीं से लोन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक और उसका ऑलरेडी इंतजाम है। फिर आता है पीस ऑफ माइंड। आपको हमेशा मालूम चलेगा कि देयर इज समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ मी। आपका खुद का इमरजेंसी फंड, तो आपको बड़ी सुकून की नींद आएगी। कोई भी प्रॉब्लम आ जाने दो, झेल लेंगे भाई। All is well. All is well. अब बात करते हैं कि भाई कितना पैसा बचाना है। इमरजेंसी फंड बोले तो फंड में पैसा होगा, कितना? ये पूरी तरह से आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप क्या करते हैं उस पे डिपेंड करता है। जरा सोचिए, अ, खुदा ना करे, लेकिन अगर आज आज की डेट में अगर आपकी जॉब चली जाती है, तो आपको कितना पैसा चाहिए? तो इसके लिए कुछ चीजें आप कैलकुलेट कर लें। आपको हर महीने के जरूरी खर्चों को कवर करने के लिए कितना पैसा चाहिए? सबसे पहले अपने सबसे जरूरी मंथली खर्चों को नोट करें। एक एक दिरहम का हिसाब रखें। घर का रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गई, यूटिलिटी हो गई, बिजली का बिल, वाईफाई का बिल, स्कूल की फीस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गाड़ी में पेट्रोल डालना हो गया, अगर आपने किसी और वजह से आपको कोई मेडिकल का इंश्योरेंस आपका चल रहा है वो हो गया, कोई आपके पास गाड़ी की या किसी और चीज की ईएमआई चल रही तो वो हो गई। इन सब चीजों को नोट करें और आपको पास एक सबसे जरूरी चीजों का एक अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। एक गोल्डन रूल तो ये कहता है कि 3 से 6 महीने का, मतलब जो भी आपको ये फिगर मिला है, इसको मल्टीप्लाई कर ले 3 या 6 से, इसको 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों को कवर कर ले, इतना फंड आपके पास हो। लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि 3 से 6 महीने ही रहे। अब फर्ज करें जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी सैलरी रेगुलर नहीं होती, रेगुलराइज इनकम नहीं होती है। दे आर ऑल्सो गेटिंग पेड बाय इंसेंटिव्स, कमीशंस। सेल्स में होते हैं लोग, रियल एस्टेट में होते हैं, जिनका कि सैलरी के साथ एक बड़ा हिस्सा इनकम का कमीशन से भी आता है, इंसेंटिव से भी आता है। तो अगर आपके पास वैसी जॉब है जिसमें कि आपका पर मंथ एक्सपेंसेस ऊपर नीचे हो सकता है, या पर मंथ इनकम ऊपर नीचे होती थी, तो ये आपका गोल्डन रूल 3-6 महीने का नहीं होगा, आपको कम से कम 12 महीने का रखना चाहिए।
ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उससे आप बहुत अच्छे से डील कर सकें। लेकिन 3 से 6 महीने ज़्यादातर लोगों के लिए काम करता है और ऐसे लोग जिनकी की सैलरी रेगुलर नहीं होती है, उनके लिए कम से कम 12 महीने होना चाहिए। 12 अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 9 महीने का तो ज़रूर रखिए। अच्छा, सेविंग का भी फ़ॉर्मूला होता है। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, इसे 50-30-20 रूल कहते हैं। ये काफ़ी देखी-भाली ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच है। सबसे पहले तो 50% हम जिसे बोलते हैं 50-30-20 में 50% होता है आपकी नीड्स, सबसे ज़रूरी खर्चे। इसमें आता है घर का किराया, इसमें आती है स्कूल की फीस, ग्रोसरी, फ़ोन, बिजली का बिल वगैरह-वगैरह ऐसे खर्चे जिनके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। फिर आता है 30% जिसे हम कहते हैं वांट्स, इच्छाएँ, अपनी इच्छाओं पे खर्च करना। जैसे कि कहीं पे डाइन आउट करना, कोई फैंसी डिनर हो गया, नया फ़ोन हो गया, नए कपड़े हो गए, ऐसी चीज़ें जो कि आपको फ़ील गुड फैक्टर कराती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सब खर्चे करना कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी सैलरी का हिस्सा है, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसे ज़रूर करें। इट मेक्स यू फ़ील गुड। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही आप अपनी लिमिट पे पहुँचे, जैसे कि हमने इसमें 30% की बात करी, तो जहाँ पे आप 30% की लिमिट पे पहुँच जाएँ, ब्रेक लगा लें, खुद को रोक लें। अगर आपको लगता है खर्चे और करने की ज़रूरत है, अगले महीने के लिए उसको टाल दें, क्योंकि ये स्टिल फ़ील गुड फैक्टर है, ये वांट्स हैं, ये ज़रूरतें नहीं हैं। फिर बोलते हैं 20%, 20% होता है सेविंग के लिए होता है और इसी का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड में भी जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी की वजह से आप 50% से ज़्यादा आपको अपनी नीड्स में ज़रूर खर्चा करना पड़ रहा है, तो अपनी 30% की जो वांट्स हैं, उसको कम कर दें। कोशिश करें अपनी सेविंग 20% से कम ना करें, हो सके तो उससे ज़्यादा करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 20% या उससे ज़्यादा की जो सेविंग होती है दोस्तों, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, ये आपका इमरजेंसी फंड जल्दी रेडी करेगी और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भी ले जाएगी, उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अब बात करते हैं शुरुआत कैसे करें? कि ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर होगा। तो आइए जानते हैं प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले तो अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करें। ऑटोमेट करने का क्या मतलब है? ऐसे अपने आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मेरी सैलरी आती है 5 तारीख को, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सैलरी आती है 5 तारीख को, 1 या 2 दिन का गैप दे दें सैटरडे, संडे या कोई हॉलिडे की वजह से, तो 7 तारीख को बैंक के पास एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि 20% ऑफ योर सैलरी मस्ट गो इंटू अनदर सेविंग अकाउंट और इंटू फंड अकाउंट जहाँ पे कि आपका इमरजेंसी फंड या आपकी सेविंग जा रही होगी। ये मैंने आपको क्यों बोल रहा हूँ कि इसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बोली थी। उन्होंने कहा था पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब आप समझिए कि हम लोग जब अपने देश में होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है। सैलरी आती है लेकिन सैलरी आने से पहले ही टैक्स कट चुका होता है। क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं? हम पैसे बचा सकते हैं उसमें से? देयर आर वेज़ एटीसी, एटी डबल जी, एटी ट्रिपल जी में हम पैसे बचा सकते हैं, एटीडी में भी। लेकिन टैक्सेस कट चुके होते हैं, अगर आपने उनमें एटीसी और एटीडी या एटी एटी डबल जी में पैसे सेव नहीं करे हैं। तो ऐसा क्या, तो हम किसी तरीके से हम बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते, क्योंकि हमारे ऊपर एक डर होता है कि अगर हम टैक्स नहीं देंगे, तो सरकार हमें पेनलाइज़ करेगी। यही डर हमें अपने आप के लिए भी रखना चाहिए। अगर हम पैसे सेव नहीं करेंगे, तो हम खुद को पेनलाइज़ कर लेंगे। हम ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो अप्रोच होती है, ये सब लोगों की, वो ये अप्रोच रखते हैं कि हम खर्चे कर लेंगे, सारा हिसाब लगा लेंगे, सबको पैसे दे देंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से सेविंग कर लेंगे। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ये आपके पास अप्रोच होनी चाहिए, अपने आप को हम सबसे पहले पे करेंगे। अपने आप को पे करने का मतलब हम अपनी सेविंग सबसे पहले करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जो अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दीजिए। और एक बात करेंगे कि अपने जो खर्चे हैं, उनको आप ट्रैक करिए। ट्रैक करने का मतलब है आपको पता होना चाहिए आपके सारे खर्चे कहाँ जा रहे हैं। आपने हिसाब तो लगा लिया अपने ज़रूरी खर्चों के बारे में, उसके अलावा कहीं आप बाहर गए, आपने चाय पी ली, अपने दोस्तों के साथ गए कहीं पे, हो सकता है सैंडविच खा लिया, हो सकता है आप कहीं पे बाहर गए, आपको कुछ पसंद आया, आपने वो खरीद लिया। आप गए थे पेट्रोल पंप पे गाड़ी का में पेट्रोल भराने, वहाँ के जो अटेंडेंट होंगे उन्होंने आपको दिखाया कि सर देखिए ये नया केमिकल है जिसे कि गाड़ी के इंजन में डालें तो इंजन क्लीन हो जाता है। आपने कहा डाल दो, 10 दिरहम 20 दिरहम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 10 दिरहम 20 दिरहम करते-करते बहुत बड़ा रकम बन जाती है। इसके बारे में सोचिए, अपने हर खर्चे को ट्रैक करें। कुछ एक ऐप्स होते हैं, जैसे एसएवी सेव सेव ऐप होता है, मिंट ऐप होता है, वाइनैब ऐप होता है।
इनका इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है ये ऐप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी दर्जनों ऐप हैं, ये भी एक और रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप गूगल पेज का यूज़ कर लें, एक्सेल शीट यूज़ कर लें, एक छोटी-सी नोटबुक रख लें अपनी जेब में। जब भी कोई खर्चा करें, उसे नोट कर लें उसमें, हिसाब लगाने के लिए। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब तक आप अपने खर्चों को ट्रैक नहीं करते हैं, आपको बिल्कुल एक सही-सही हिसाब नहीं मिलता है कि हमें सेविंग कहाँ करनी है, हमें पैसे बचाने कैसे हैं। जब तक ट्रैक नहीं करेंगे, तब तक आप उसे बचा नहीं पाएँगे। अब एक्स्ट्रा खर्चों को कम करें। I spared every expense. नॉन एसेंशियल चीज़ों पे खर्चा करना कम करें। हर दिरहम मायने रखता है, ये समझिए। नॉन एसेंशियल खर्चे इसका का क्या मतलब भाई? खर्चे तो मैं अपने ऊपर ही कर रहा हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चों पे खर्चा कर रहा हूँ। ऐसे खर्चे जो सिर्फ़ फ़ील गुड फैक्टर के लिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा सा लैपटॉप बैग है। आप डेली अपने काम पे लेके जाते हैं, वापस लेकर आते हैं। अचानक आपने किसी दिन देख लिया एक लेदर का लैपटॉप बैग या कोई ब्रांडेड लैपटॉप बैग जिसपे कि अच्छा सा कोई ब्रांड है, तो आपने बोला कि मैं वो भी खरीद लेता हूँ। अब आपके पास लैपटॉप एक है, लेकिन आपने वो बैग भी ले लिया, अब आपके पास 2 लैपटॉप बैग हो गए। डिड यू नीड इट? नहीं, लेकिन आपको स्टाइलिश दिखना था। दोस्तों पे या ऑफ़िस वालों पे किसी पे अपना अच्छी छाप छोड़नी थी, फ़ील गुड करना था। ये नॉन एसेंशियल खर्चे होते हैं। कोशिश करें इन खर्चों को जितना कम कर सकते हैं करें, ये आप ही के लिए उतना अच्छा है। ऐसे खर्चे जितना ज़्यादा कम करेंगे, आपकी सेविंग के लिए उतनी ज़्यादा जगह बनती चली जाएगी। तीसरी चीज़, एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाएँ। अपनी सैलरी या बिज़नेस में अगर आपका सैलरी या बिज़नेस आपका एक मेन इनकम का सोर्स है ना, तो आप ऐसा करें कि वो आपको जीने तो बहुत अच्छा देगी, लेकिन जनरेशनल वेल्थ बनाने में मदद नहीं करती है। उसके लिए आपको आपकी जो इनकम होती है, वो आपके खर्चों से ज़्यादा होनी चाहिए। सारे खर्चे करें, सेविंग करें और भी ज़्यादा सेविंग कर सकें, ऐसा होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें भाई? अब आप बोलेंगे मैं तो नौकरी करता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ। तो आप कोई एक और स्किल सीख सकते हैं। ऐसा कोई स्किल जो कि आपकी जॉब से ही रिलेटेड हो, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए या फिर आप दूसरी जॉब माँग सकें या इंक्रीमेंट माँग सकें, क्योंकि आप अपनी कंपनी को दिखा सकते हैं दैट आई हैव एडिशनल स्किल नाउ। अब अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो आप बिज़नेस जिस भी चीज़ का बिज़नेस करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कपड़ों का बिज़नेस है, तो आप बोलेंगे कि मेरी तो दुकान है, अब मैं क्या करूँ? मैं तो दुकान में रहता हूँ, उसको कैसे करें? बिज़नेस एक्सपेंड करना आपको पता है। एक और चीज़ कर सकते हैं, आप अपने घर के एक कोने को डेकोर कर लें, उसमें हैंगर वगैरह लगाएँ और जो अपनी दुकान के जो कपड़े होते हैं, उनको वहाँ टाँगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको सोशल मीडिया पे डालें। हो सकता है शुरू में कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, ज़्यादा ट्रैक्शन ना आए, हो सकता है ज़्यादा लोग ना देखें, लेकिन धीरे-धीरे करके लोग देखेंगे। तो आपकी तो दुकान एक ऑलरेडी है ही, अब आपने एक सोशल मीडिया पे भी एक दुकान खोल ली, आपकी 2 दुकानें हो गई। हो सकता है सोशल मीडिया पे शुरू में ज़्यादा ना हो, लेकिन ऑनलाइन से भी ऑनलाइन का लोगों को खरीदने की आदत तो है ही, आपकी 2-2 दुकानें हो जाएँगी। दिस इज़ कॉल्ड व्हेन यू हैव वन सोर्स ऑफ इनकम, यू ट्राई टू पिवट एंड यू ट्राई टू मेक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आप कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट देख सकते हैं, कोई साइड हसल ऑनलाइन बिज़नेस भी देख सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग की तरफ भी देख सकते हैं। तो आजकल की जो ये डिजिटल दुनिया है ना, इसमें एक्स्ट्रा इनकम कमाने के ढेरों तरीके मौजूद हैं। आपको मालूम है क्या चीज़ की कमी है? शुरुआत करने की। डू इट नाउ एंड लेटर फिगर आउट हाउ। शुरू तो करो आप। अब बात करती है कि ये फंड रखें कहाँ पे? इमरजेंसी फंड के लिए सिर्फ 2 थंब रूल हैं। पहली चीज़ है सेफ्टी, दूसरी चीज़ है रीचेबिलिटी। सेफ्टी, आपका जो इमरजेंसी फंड है ना, ये इमरजेंसी प्रूफ होना चाहिए। इमरजेंसी फंड बहुत सेफ होना चाहिए। किसी भी तरह के मार्केट फ्लक्चुएशन या किसी भी तरह के प्रेशराइज़ या रिस्क में आके इसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। इसकी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब आपने एक इमरजेंसी फंड बनाया, आपने बोला 3 महीने, 6 महीने का जो भी फंड मैंने बनाया, ये आपके लिए एक पैराशूट की तरह काम करता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो पैराशूट में तो छेद हो गया। छेद हुआ पैराशूट आपको बचा नहीं सकता। तो इमरजेंसी फंड शुड बी नो रिस्क, ऑल सेफ्टी, ऐसा होना चाहिए। दूसरा है रीचेबिलिटी। इमरजेंसी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, इमरजेंसी कभी कह के नहीं आती। जब आती है तो आपको इस फंड की तुरंत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपका फंड ऐसा होना चाहिए जो या कुछ घंटों से लेके 1 या 2 दिन के अंदर में आपके हाथ में आ जाए। ये इस फंड को आप अपने लिए इतनी आसानी से उपलब्ध रखें कि आपको बस तुरंत गए, तुरंत मिल जाए। It's that easy. और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जब आप इमरजेंसी फंड कहीं पे पार्क करें, अपने
लाइफ पार्टनर को उसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि हो सकता है इमरजेंसी फंड को रीच करने की ज़रूरत उनको पड़े, आपको नहीं। यही 2 रूल हैं इमरजेंसी फंड के। अब आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ पे हम इसे पार्क कर सकते हैं। जो नंबर 1 चॉइस है मेरी खुद की, मैं खुद भी उसमें अपना इमरजेंसी फंड पार्क कर रखता हूँ, वो है नेशनल बॉन्ड्स। नेशनल बॉन्ड में एक प्लान है, इसे कहते हैं टर्म सुकूक। इसमें मैं अपना इमरजेंसी फंड पार्क करके रखता हूँ। वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनमें भी देख सकते हैं। अगर आपको नेशनल बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे एक मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जो ये बताएगा कि आप नेशनल बॉन्ड में कैसे अपना इमरजेंसी फंड पार्क करें। इसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग ऑप्शंस हैं, जैसे कि सादिक एक्स्ट्रा सेवर है, मुद्राबा सेविंग अकाउंट्स हैं, उनमें आप इमरजेंसी फंड भी अपना पार्क करके रख सकते हैं। और या फिर आप हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स भी होते हैं, ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, लिव अकाउंट है, कुनूज है, नियो है, फुजेरा मैक्स सेवर है, सीबीआई सेवर है, बहुत सारे बैंक अकाउंट भी हैं। लेकिन कभी भी अपना जो इमरजेंसी फंड है उसे आप अपने बैंक के अकाउंट में ना रखें, जिस बैंक के अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, क्योंकि उसे आप बहुत जल्दी से खर्चा कर देंगे। आप पीछे देखेंगे तो एक बुक है जिस टॉक अबाउट एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स आपको बताती है कि अगर आपको कोई चीज़, किसी चीज़ से बचना है या कुछ चीज़ नहीं करनी है, फॉर एग्जांपल आपको मीठा खाने की आदत है और आपको लगता है कि मुझे मीठा कम खाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने बोला या हेल्दी है, डायबिटीज़ है, तो उसे मैं कैसे करूँ? मिठाई घर में है, उसे आप टेबल पे सामने रखने के बजाय एक अलमारी में बंद करके रख दें। ताला लगाने की ज़रूरत नहीं, बस अलमारी में बंद करके रख दें। इफ इट विल नॉट बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, वो आपको नहीं दिखेगी, आप उसे नहीं खाएँगे। या फिर अगर आपको खाने का मन है और आपको पता है कि अलमारी के अंदर में है, तो भी आप उसे अलमारी को खोलना पड़ेगा, मिठाई निकालनी पड़ेगी और खाना पड़ेगा। देयर इज़ एन एडिशनल स्टेप इन्वॉल्व्ड। ये चीज़ आपको डिटर करती है वो मिठाई खाने से। एटॉमिक हैबिट्स में यही चीज़ बहुत खास बताई गई है। यही ट्रिक हम यूज़ करते हैं अपने इमरजेंसी फंड को सेव करने में। आप उसे जैसे नेशनल बॉन्ड है, नेशनल बॉन्ड में अगर आपको चाहिए होते पैसे, तो आपको एक एसएमएस भेजना पड़ता है या ईमेल भेजना पड़ता है, उससे आपको एक ओटीपी मिलती है, तब आप जाके उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। या तो कैश आएगा या चेक आएगा, बट इट विल टेक यू फ्यू आवर्स टू 1 डे टू रीच योर इमरजेंसी फंड। ये आपको डिटर करता है इमरजेंसी फंड को किसी भी स्पर ऑफ द मोमेंट टाइप के खर्चे से बचने के लिए। इसे आप अपने खर्चों में ना करें। ये इमरजेंसी फंड हमेशा सेव रहेगा और वहाँ पे सेफ है, वो बढ़ता भी रहता है। द नेशनल बॉन्ड गिव्स यू प्रॉफिट, जो कि धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। अब हम बात करेंगे हमारे वीडियोज़ के व्यूअर्स के लिए कुछ खास फाइनेंशियल प्रो टिप्स की बात। सबसे पहले जब आप सेविंग कर रहे हैं, एक हाई इंटरेस्ट डेट जो होता है अगर आपके पास है तो उसे खत्म करें। इसे आप इमरजेंसी फंड के साथ-साथ करें। यूजुअली तो मैं सजेस्ट करता हूँ जब भी आप कोई सेविंग करें, तो सेविंग से पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। लेकिन इस मामले में आपको बोलूँगा कि आप हाई इंटरेस्ट डेट को इमरजेंसी फंड से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देके खत्म करें। जो भी पैसा सेव कर रहे हैं, आधा इमरजेंसी फंड में लगाएँ, आधा डेट की स्टॉपिंग में लगाएँ। लेकिन हाई इंटरेस्ट डेट में। हाई इंटरेस्ट डेट का क्या मतलब है? ऐसे डेट या ऐसे कर्ज़े जिनका कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड व्हिच रन्स अप टू 40-48% तक चला जाता है। उसके अलावा हाई इंटरेस्ट डेट आते हैं जैसे कि दीन फाइनेंस है, जिसे पहले दुनिया फाइनेंस कहते थे। इसके अलावा पे डे लोन्स होते हैं जैसे कि कैश नाउ या अभी ऐप ऐसे होते हैं जिनसे कि आपको छोटे-छोटे अमाउंट का लोन मिल जाता है, लेकिन उनके भी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हैं। इन सबको सबसे पहले खत्म करें, क्योंकि इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि आपकी सेविंग को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। दूसरी टिप, अपने इमरजेंसी फंड को हर 6 महीने में रिव्यू करें। आपने एक बार एक फिगर बना लिया, मान लीजिए 60,000 आपका इमरजेंसी फंड है 6 महीने के लिए। इसे आप हर 6 महीने में रिव्यू करें। रिव्यू करने का क्या मतलब है? जो आपके मंथली खर्चे होते हैं ना, कभी-कभी बदल जाते हैं। जैसे कि आपके बच्चे की किसी नए स्कूल में एडमिशन हुई, हो सकता है वो कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, उसका खर्चा आ गया। हो सकता है आप बोलते हैं कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, मैंने एक जिम मेंबरशिप ले ली। हो सकता है आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो बढ़ गया। ये सारे खर्चे होते हैं, बढ़ सकते हैं। इसीलिए हर 6 महीने में इस अमाउंट को रिव्यू करते रहें। और जो भी आपकी रिव्यू करने के बाद अगर वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसे एडजस्ट करके अपने इमरजेंसी फंड में ऐड कर दें। और इस प्रोसेस में जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अपने लाइफ पार्टनर को ज़रूर शामिल करें। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप इसमें अपने दोस्त को, भाई को, बहन को, मम्मी-पापा को जो भी आपके खैर-ख्वाह हैं, उनको शामिल करें। याद रखें, इमरजेंसी कभी भी किसी को भी आ सकती है, हो सकता है किसी और को उस इमरजेंसी फंड को रीच करने की ज़रूरत पड़े उन्हें।
इसके अलावा तीसरी चीज़, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ज़रूर लें। पहली चीज़ लें लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस का मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप कभी ऐसा इंश्योरेंस लें जिसमें कि आपको कोई वैल्यू वापस मिल रही हो। जैसे कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद यू विल गेट सम रिटर्न मनी। ये इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस 2 बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। इनको एक दूसरे में मैच ना करें दोस्तों। और आप जो लें उसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपने अपनी लाइफ के ऊपर एक इंश्योरेंस ले रखा है, जो कि आपके जो लोग आपके डिपेंडेंट हैं, उनको मिलेगा इन केस ऑफ अ मिसहैप। टर्म इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या होता है? उसे आप बहुत ही छोटे प्रीमियम पे बहुत बड़ा रकम आप जो है सिक्योर कर सकते हैं। और ये अफोर्डेबल बहुत होता है, पूरी तरह सेफ्टी देता है। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरी चीज़ आप करें, एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस लें, अपना भी, और अगर आपकी कंपनी आपको कवर कर रही है तो अपनी फैमिली का। हेल्थ इंश्योरेंस आपको जो हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी आती है उससे बचा लेता है। हो सकता है तब आपको अपनी इमरजेंसी फंड यूज़ ना करना पड़े, तब आप सीधे-सीधे इमरजेंसी फंड को किसी और बड़ी इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं, आपको उसे तोड़ना नहीं पड़ेगा। और चौथा टिप, फ्लेक्सिबल और अडैप्टेबल बनें। हर गैर ज़रूरी खर्चे को कंट्रोल करें, ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच में फ़र्क को रखें और उसे समझें। नीड और वांट का डिफरेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे बड़ा कदम है दोस्तों, ये चीज़ आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने में मदद करती है, यही चीज़ आपको बढ़ा के भी ले जाती है। याद रखें, इमरजेंसी फंड एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। छोटा शुरू करें, कंसिस्टेंट रहें और धीरे-धीरे अपने फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो मुझे याद रखिए, ताकि आपकी दुआएँ मुझ तक आती रहें और मेरी बातें आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए मिलकर अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। स्टे फाइनेंशियली फैबुलस दोस्तों। शुक्रिया।